कर रहे हैं अपने इस चौथे सवाल में हमारे पास दिया हुआ है एक्सरसाइज फर्स्ट बी डायनामिक्स के अंदर हम एक समतल में गति कर रहे हैं और उस समतल में गति के लिए हमने जो टॉपिक किया था उसमें फोर्थ क्वेश्चन है, एक कण इस तरह से गतिमान है कि उसका वेग yx के समांतर अचर और xx के समांतर y के समानुपाती रहता है। सिद्ध कीजिए कि इसका पथ एक परवलय है। रिपीट कर रहा हूं, ए पार्टिकल इज इन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू y एक्सिस इज कांस्टेंट एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू y पैरेलल टू x एक्सिस। प्रूव दैट इट्स पाथ इज ए पैराबोला। हमें इसके पाथ को एक पैराबोला प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसने ये कहा है कि yx के समांतर अचर है। हमने ये पढ़ा था कि yx के समांतर जो वेग होता है वो dy/dt होता है, जो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब c की वैल्यू के इक्वल दिया हुआ है। दूसरा उसने दिया हुआ है कि xx के समांतर y के समानुपाती, xx के समांतर जो वेग है यानी dx/dt वो समानुपाती है हमारे पास y के। समानुपाती नहीं है तो अंक को हटाएंगे, के वाई आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हुए परवलय के पथ की समीकरण ज्ञात करनी है। परवलय के पथ की समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले इसको अगर इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट करने पर y इज इक्वल टू बन जाएगा सी टी प्लस ए इज एनी कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास जब भी समाकलन करेंगे तो समाकलन का नियतांक जरूर आएगा। ये y की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो dx/dt इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू सी टी प्लस ए। वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने। इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर से इंटीग्रेट कर दो। x की वैल्यू आ जाएगी के सी एज ए कॉन्स्टेंट है, t का t² प्लस के ए कॉन्स्टेंट है, t आ जाएगा और प्लस b एनी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहां से t की वैल्यू निकालो, y-a/c, ये t की वैल्यू इसमें पुट कर दो। x इज इक्वल टू kc/2 इंटू y-a/2 का होल स्क्वायर प्लस ka इंटू सी है यहां पे y-a/c प्लस b। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम। तो सॉल्व करते वक्त देखो ये एक कांस्टेंट है, c² आएगा तो k/2c एक कांस्टेंट है, कोई भी अदर कांस्टेंट लिखा जा सकता है। तो मैं एक बार तो वैसे के वैसे लिख रहा हूं 2c² इंटू y-a का होल स्क्वायर प्लस ka/c इंटू y-a प्लस b, जो कि एक परवलय की समीकरण को परिभाषित कर रहा है। परवलय की समीकरण किस रूप में होती थी हमारे पास? y का स्क्वायर होता था, y² इक्वल टू 4ax। ये भी हमारे पास उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है जो परवलय की समीकरण है। अगर थोड़ा बहुत सोल्व और करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना ये इक्वेशन है हमारे पास। पांचवें सवाल में हमें दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स parallel to the axis of y whose acceleration always towards the axis of x is mu y⁻⁻2 and is initially projected with a velocity √2 mu upon a parallel to the axis of x at the point where y is equal to a. Prove that it will describe a cycloid. एक कण पर mu y⁻⁻2 त्वरण उत्पन्न करने वाला बल yx की दिशा में मूल बिंदु की ओर क्रियाशील है। यदि कण xx के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y बराबर a हो √2 μ/a वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका पथ एक चक्रज है। तो देखिए हमारे पास एक तो ये दिया हुआ है कि जो त्वरण है d2y/dt² y² के विरुद्ध समांतर है, वो म्यू इंटू y⁻⁻2 के बराबर है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि x के समांतर y बराबर a पर
जो dx बाई dt का मान है उसका वेग है वो इक्वल है अंडर रूट 2 म्यू बटे ए के। हमें सिद्ध करना है कि इस कण का पथ एक चक्रज है। जैसा कि लास्ट एग्जांपल किया था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको 2 dy बाई dt से गुणा करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए हम इंटीग्रेट करेंगे समाकलन करने पर। अगर इसको इंटीग्रेट करके समाकलन करेंगे यानी इसको दो गुना dy बाई dt से गुणा करके समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dt का होल स्क्वायर बराबर म्यू इंटू -1 बटे y। y की घात -2 का समाकलन हमारे पास -1 बटे y हो जाएगा और वो हमारे पास बाकी का पार्ट प्लस एनी कांस्टेंट हम मान के चलते हैं a। पहली कंडीशन जब y का मान a है तो dy बाई dt का मान 0 होगा। अगर ये वैल्यू पुट करें तो 0 बराबर माइनस म्यू बटे a प्लस कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी प्लस का म्यू अपॉन a। ये वैल्यू अगर यहां पुट करें तो dy बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का म्यू अपॉन y प्लस का म्यू अपॉन a। और सॉल्व करें तो dy बाई dt का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा म्यू एज बाहर ले लेंगे 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन y आ जाएगा। हमें स्क्वायर रूट ने dy बाई dt निकालना है तो अंडर रूट इस पर भी आ जाएगा और अंडर रूट इस पर भी आ जाएगा। दोनों पर अंडर रूट आ जाएगा, वर्गमूल हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है, हमें पथ की समीकरण निकालनी है। सबसे पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dx का मतलब इस समीकरण में उस समीकरण का भाग दे देंगे। अगर भाग देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए वाई माइनस ए पूरे के बटे में अंडर रूट 2 म्यू बटे ए। म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ए बटे 2 और अंडर रूट वाई माइनस ए बटे ए वाई। ए से ये ए भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पार्ट बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 वाई माइनस ए बटे अंडर रूट वाई। वाई की टर्म्स को एक तरफ अंडर रूट वाई बटे वाई माइनस ए डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 डी एक्स एक तरफ समाकलन करना है। इसका समाकलन y की जगह पर a sec स्क्वायर थीटा dy की जगह पर a 2 sec थीटा का sec थीटा tan थीटा यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट a sec स्क्वायर थीटा। इसमें a कॉमन आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा इंटू में 2a sec स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा d थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x बच जाएगा। ये tan स्क्वायर थीटा से ये tan थीटा कैंसिल, a से ये a कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकालेंगे तो sec थीटा बचेगा। तो ये बन जाएगा 2a sec क्यूब थीटा डी थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 x प्लस सी एनी कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना है हमें। sec क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कैसे? 2a sec क्यूब थीटा डी थीटा उसको sec स्क्वायर इंटू sec लिखेंगे बराबर में आ जाएगा x प्लस सी। 2a कांस्टेंट है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा डी थीटा x प्लस सी। 2a इंटू sec थीटा का तो अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस 2a इंटू sec थीटा tan स्क्वायर थीटा का अलग समाकलन हो जाएगा।
ये बन जाएगा 2a log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2a, इसके अंदर sec थीटा को t, sec थीटा tan थीटा बराबर dt। एक तो sec थीटा और tan थीटा इसके साथ मिलकर dt बना देगा, एक tan थीटा बचेगा जिसको अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। 2a log ऑफ sec थीटा की वैल्यू अंडर रूट वाई अपॉन ए प्लस tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन ए प्लस 2a, इसका इंटीग्रेशन t बाई 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस सी, या 2a log ऑफ अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट ए प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ए प्लस 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा sec थीटा अपॉन 2 इंटू टेन थीटा प्लस हाफ ऑफ log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस बराबर x प्लस सी। हो गया, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है हमें। ये बन जाएगा 2a log ऑफ अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट ए प्लस वाई बटे अंडर रूट ए प्लस ए sec थीटा का मान अंडर रूट वाई बटे ए अंडर रूट 1 प्लस वाई बटे ए प्लस 1 बटे 2, ये कैंसिल हो गया, ए बचाएगा ओनली, और यहाँ पे ये वैल्यू सेम आएगी अंडर रूट ए प्लस वाई बटे अंडर रूट ए बराबर एक्स प्लस सी। ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 3a बन जाएगा log ऑफ अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट ए प्लस वाई बटे अंडर रूट ए प्लस इसमें बन जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई ए प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, जो कि एक चक्रज की समीकरण है। कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसमें कुछ इस प्रकार से हमारे पास पार्ट होता है, एक वक्र है, इस पर एक ध्रुव 0 0, ये इनिशियल लाइन एक्स एक्सेस, इससे जो कोण बन रहा है वो थीटा है। कुछ समय पश्चात इसकी स्थिति जो है वो इस बिंदु पर पहुंच जाती है ए से बी पर, जहां पर कोण में परिवर्तन डेल थीटा है। तो इस थीटा के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है उसको ज्ञात करना एंगुलर वेलोसिटी है। समय के सापेक्ष इस थीटा में एंगल में क्या परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन ज्ञात करना हमारे पास क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और उस वेग में परिवर्तन, एंगुलर वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे या कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए या हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला होगा, वैसे इसको ओमेगा से लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी का उपयोग किया जाता है, थीटा डॉट भी लिख सकते हैं इसको। और कोणीय त्वरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला रहेगा वो हमारे पास डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर या फिर थीटा डबल डॉट से लिखते हैं। वही हमारे पास फार्मूले हैं जो आपने उसमें किए हुए हैं फिजिक्स वगैरह में। एक हमारे पास इसमें आता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन
एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमने अभी अभी लिखा है dr/d से लिखते हैं, जबकि रेखीय वेग जो होता है उसको हम ds/dt से लिखते हैं। ds/dt s में परिवर्तन, तो इसको चेंज कर लेते हैं। dθ/dt है, s चाप की लंबाई होती है, dθ/ds इंटू ds/dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो dθ/ds है उसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। dθ/dt तो कोणीय वेग हो ही गया हमारे पास, जिसको कोणीय वेग से व्यक्त किया था हमने। ds चाप की लंबाई, यह चाप है जिसके अंदर हमारे पास जिसकी लंबाई उत्पन्न हो रही है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। हम कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ज्ञात कर रहे हैं। कोणीय वेग का मतलब इस थीटा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके सापेक्ष इस रेखीय वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, इस a से b तक पहुंचने में वेग में परिवर्तन क्या हुआ। इसकी चाप की लंबाई अगर यहां से हम स्टार्ट मान के चलते हैं तो इस चाप की लंबाई s होगी, ये डेल्टा s होगी। तो इस डेल्टा s में परिवर्तन की दर, इसको रेखीय वेग कहते हैं, जिसको ds/dt से लिख रहे हैं। कोणीय वेग dθ/dt होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे जब dθ/dt, ये तो हमारे पास ओमेगा को व्यक्त कर ही रहा है, dθ कोणीय वेग को व्यक्त कर रहा है। ds/dt को हम v लिख सकते हैं, और हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसके अनुसार p जो होता है वो r sin phi को व्यक्त करता है। फर्स्ट ईयर में पदिक समीकरण और उसमें संबंध ज्ञात किया था, उसमें p बराबर r sin phi था, और sin phi जो था वो r dθ/ds था। ये हमारे पास त्रिभुज बनता था, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण फाई था, ये r dθ था, और ये ds था, नहीं ये ds था, और ये dθ dr था। इसमें ये संबंध जब निकालते थे तो sin phi बराबर r dθ/ds था। अगर sin phi की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो p इज इक्वल टू बन जाता है r² dθ/ds के रूप में परिभाषित हो जाएगा। और ये dθ/ds की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हुए इसमें पुट करेंगे तो p/r² बन जाएगा। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू vp/r², ये रिलेशन होगा कोणीय वेग और रेखीय वेग में। हम अगर कोणीय वेग दिया हुआ है और p क्या था इसमें, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, उसको p से व्यक्त करते हैं। और r ये रेडियस, ये रेडियस नहीं कह सकते हम, रेडियल वेक्टर है ये ध्रुव से इस बिंदु की दूरी थी। ये तो r प्लस डेल्टा r हो जाएगी। यहां पे जो मान था वो r था, o से a तक की लेंथ जो है। ये हमारे पास संबंध है। सबसे पहले अरीय त्वरण किसे कहते हैं, अरीय वेग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ त्वरण किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ वेग किसे कहते हैं। अगर कोई भी एक कण वक्राकार पथ पर गति करता है जिसकी स्थिति a बिंदु पर है और उसका ध्रुव O है जिसके निर्देशांक 0,0 हैं, तो जैसे जैसे ये गति करेगा, मान लो A से B पर पहुंच गया, तो इसकी जो ये ध्रुव से दूरी है उसमें परिवर्तन उत्पन्न होगा। यहां ध्रुव से दूरी कम थी, यहां ध्रुव से दूरी ज्यादा होगी, आगे जाके हो सकता है ध्रुव से दूरी कम हो जाए या हो सकता है ध्रुव से दूरी ज्यादा हो जाए, वो डिपेंड करेगा हमारे पास। तो अगर लगातार ध्रुवीय रेखा में या ध्रुवीय जो रेडियल हमारे पास डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस में लगातार परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, समय के साथ इस रेडियल डिस्टेंस में परिवर्तन की दर ही हमारे पास अरीय वेग या रेडियल वेलोसिटी कहलाएगी। यानी इस
जो ध्रुवांतर रेखा हम आर मान के चल रहे हैं, इस ध्रुवांतर रेखा के सापेक्ष जो भी वेग उत्पन्न होता है उसे हम अरीय वेग कहते हैं। ध्रुवांतर रेखा के सापेक्ष अरीय वेग का मतलब है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ। इसी प्रकार से हमें पता है कि इस बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो इस स्पर्श रेखा के लंबवत हमारे पास जो सदिश होता है उसे अभिलंब सदिश कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल के सापेक्ष जो वेग उत्पन्न होगा उसे हम ट्रांसवर्सल या अनुप्रस्थ वेग कहेंगे। रिपीट कर रहा हूं, ध्रुवांतर रेखा के सापेक्ष उत्पन्न वेग को अरीय वेग और ध्रुवांतर रेखा के बाद में स्पर्श रेखा के जो लंबवत हमारे पास उत्पन्न होगी गति, उसके सापेक्ष जो वेग उत्पन्न होगा उसे हम अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। तो ये वेग वास्तव में इस कण पर जो वेग लग रहा है वो तो ये था v, स्टार्टिंग में जो वेग उत्पन्न हो रहा है। इसके दो घटक बन गए, एक तो रेडियस के अनुदिश और एक हो गया इसकी लंबवत दिशा के अनुदिश। इस रेडियस के अनुदिश जो घटक बन रहा है इसको तो हम कहेंगे अरीय वेग, और इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो हमारे पास इस तरफ बन रहा है या इस हमारे पास रेडियल वेक्टर के जो लंबवत बन रहा है परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इसे हम क्या कहेंगे अनुप्रस्थ वेग। ये हमारे पास लंबवत होगा अरीय वेग के, ठीक है। अरीय वेग के लंबवत जो घटक बनता है उसे अनुप्रस्थ वेग कहते हैं, और इस ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग उत्पन्न होगा उसे हम अरीय वेग कहेंगे। और इसके दो घटक बन रहे हैं हमारे पास, एक हमारे जो वेग है वास्तविक वेग वो तो v ऊपर की ओर लग रहा है, इसके दो घटक के रूप में परिभाषित हो जाएगा, एक तो रेडियल वेक्टर की दिशा में और एक उसके परपेंडिकुलर दिशा में, जिसे हम अनुप्रस्थ वेग कहेंगे। सिमिलरली त्वरण है, अरीय वेग में परिवर्तन की दर अरीय त्वरण कहलाएगी और अनुप्रस्थ वेग में परिवर्तन की दर अरीय त्वरण कहलाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूं, एक कोई भी कण ए से बी में गति कर रहा है, उसकी रेडियस के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है उसे हम अरीय वेग कहते हैं, और उस अरीय वेग के लंबवत दिशा में कार्यरत जो भी वेग होगा उसे हम अनुप्रस्थ वेग कहेंगे। एक स्पर्श रेखा के अनुदिश किसी भी कण के परिणामी वेग को व्यक्त किया जाता है, अतः परिणामी वेग के दो घटक बन गए हमारे पास अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के रूप में। परिणामी वेग निकालने के लिए अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग के होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, जैसा कि हम पीछे कर रहे थे एक्स एक्स और वाई एक्स के समांतर। सेम कंडीशन है, बस इसमें ध्रुवांतर रेखा के सापेक्ष आ जाएगा, ध्रुवीय रूप में हमारे पास परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। इनके सूत्र हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे अरीय वेग रेडियल वेलोसिटी जो हमारे पास आएगा आर डॉट से लिखा जाएगा, अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्सल वेलोसिटी जो होगा आर थीटा डॉट, यानी ये तो है डी आर बाई डी टी और ये है आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। परिणामी वेग अंडर रूट ऑफ आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। वेग की दिशा जो आ जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट, जिसको हम आर डी थीटा अपॉन डी आर लिख सकते हैं, जो कि टेन फाई के बराबर होता है। अरीय त्वरण
रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका फार्मूला रहेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास होगा 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। इसमें भी हमारे पास परिणामी त्वरण निकाल सकते हैं, दोनों के वर्ग करके हमारे पास योग करके वर्गमूल लेंगे तो परिणामी त्वरण और परिणामी त्वरण की दिशा ज्ञात की जा सकती है। एक इसमें tan फाई है, tan थीटा बराबर tan फाई हो, ये जो कोण बनेगा हमारे पास ये उस की दिशा को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे चाहे थीटा की जगह कुछ और ले लो आप, थीटा अगर इसको मान के चलते हो तो यहाँ पे हम ये ज्ञात करें इस परिणामी वेग की दिशा क्या है। इस परिणामी वेग की दिशा इस ध्रुवांतर रेखा से बनाए गए कोण के बराबर होगी जो फाई से व्यक्त किया करते थे। इसको चाहो तो अल्फा ले लो थीटा की जगह ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम थीटा नॉर्मली इसको लेके चल रहे हैं बार बार, ठीक है, अल्फा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इसमें वर्ताकार पथ होता है, वर्ताकार पथ में वर्ताकार पथ की समीकरण होती है r बराबर a, तो अरीय वेग जो होगा क्योंकि r डॉट था 0 हो जाएगा, अरीय त्वरण अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग की बात करेंगे तो इसमें अनुप्रस्थ वेग जो निकाला था हमने r थीटा डॉट था, r की वैल्यू a है इसलिए a थीटा डॉट आ जाएगा। अरीय त्वरण, अरीय त्वरण का सूत्र लिखा था हमने r डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, r डबल डॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी इसलिए माइनस a थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ये थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा अगर वर्ताकार पथ में गलती कर रहा है। और अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण की बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे हमारे पास r डॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी, r इंटू थीटा डबल डॉट है, इसका मतलब a इंटू थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो कोई भी अगर कण वर्ताकार पथ में गति करता है जिसकी समीकरण r बराबर a है तो उसमें अरीय, अनुप्रस्थ और वेग और त्वरण के लिए जो ये फॉर्मूले हैं वो रहेंगे। ये सूत्र आप याद करके आना, इस पर आधारित मैं एग्जाम्पल्स करवा दूंगा और साथ में एक्सरसाइज कल करवा देता हूँ।